हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ह्यूमन बॉडी से संबंधित, मतलब मानव शरीर से संबंधित प्रश्न हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देखना और लास्ट तक देखना। और फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, हमेशा की तरह। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है उसका नियंत्रण पूछ रहा है, कौन सी ग्रंथि करती है। तो ये करती है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm Hg होता है। ठीक है, 120/80 mm Hg होता है। ये क्या है, नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर है। ठीक है, जो फ्रेंड्स ये ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है उसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शब्द आया है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, क्या आया है, अधिवृक्क ग्रंथि आया है। फ्रेंड्स, जो अधिवृक्क ग्रंथि होता है, ठीक है, इसी को हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं या फिर सुपरा रेनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है इसी को हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं या फिर सुपरा रेनल ग्लैंड बोलते हैं, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है यह क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी जो ये किडनी होती है, ठीक है, हमारी जो किडनी होती है तो किडनी के ऊपर यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये वाली कुछ इस आकार में होती है। ठीक है, दो किडनी होती हैं तो दोनों किडनियों के ऊपर ये पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ इस तरीके से होती है और इसमें जो होती है नोक टाइप से होती है। ठीक है, तो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। और इसका जो ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है तो इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तनाव की स्थिति में होते हैं, तो उस समय हार्मोन स्रावित करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पाई कहाँ जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। होती क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसी को एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं या फिर सुपरा रेनल ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। और जो मुख्य कार्य क्या है, तनाव की स्थिति में क्या करना, हार्मोन्स को स्रावित करना। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। रक्त में आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीसिथीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पॉलीसिथीमिया रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, जो पॉलीसिथीमिया रोग होता है ये हमारे ब्लड का विकार है। विकार मतलब बीमारी है। ठीक है, हमारे खून से संबंधित बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स माने लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनकी संख्या असामान्य तरीके से बढ़ जाती है, माने ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो जब आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है सामान्य तरीके से और रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीसिथीमिया रोग नाम देते हैं, जो कि ब्लड से संबंधित रोग होता है। ये चीज़ याद रखना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। चेचक रोग किस वायरस से होता है। तो ये वेरियोला वायरस से होता है। ठीक है, चेचक रोग जो होता है किस वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से होता है। चेचक रोग को हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, शीतला बोलते हैं, बड़ी माता बोलते हैं। ठीक है, जो चेचक रोग होता है उसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, शीतला बोलते हैं, बड़ी माता बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो चेचक रोग होता है ये क्या होता है, एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, एक संक्रामक रोग है जो वेरियोला वायरस से होता है। और माने चेचक का बुखार होता है तो उसमें हमारे क्या होगा, शरीर में तेज बुखार आएगा, लाल चकत्ते या फिर फफोले त्वचा पर निकल आते हैं। ये सभी इसके लक्षण होते हैं मुख्य रूप से। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4। शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी होती है, जिसे हम एरोटा धमनी भी बोलते हैं। ठीक है, एरोटा जो होती है शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य धमनी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, एरोटा होती है, जिसे हम महाधमनी बोलते हैं। और सबसे मुख्य धमनी भी कौन सी होती है, एरोटा धमनी ही होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये इसका शुरुआत कहाँ से होती है, प्रारंभ कहाँ से होता है, जो हमारा बायां निलय होता है। ठीक है, बायां निलय जो होता है, निलय मतलब वेंट्रिकल,
बाएं वेंट्रिकल से क्या होती है, प्रारंभ होती है, ठीक है। और जो इसका काम होता है, ठीक है, महाधमनी जो होती है जिसे हम एरोटा बोलते हैं, इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ठीक है, माने ऑक्सीजन मिश्रित जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन से मिला हुआ जो ब्लड होता है, उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना किसका काम होता है, महाधमनी का काम होता है, ठीक है। तो दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, तो ये पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। कौन सी, पीयूष ग्रंथि करती है, ठीक है। फ्रेंड, जो पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसी को हम पीयूषिका ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। क्या इसको बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे पीयूषिका ग्रंथि हो गई, पिट्यूटरी ग्रंथि है और मास्टर ग्रंथि है, ये सभी किसके हैं, पीयूष ग्रंथि के नाम हैं। फ्रेंड्स, इसके वजन की बात करी जाए तो 0.6 ग्राम होता है, ठीक है, 0.6 ग्राम होता है। यदि अंश में बात करी जाए तो 0.02 औंस होता है, ठीक है, औंस होता है। और इसके आकार की बात करी जाए तो मटर का जितना दाना होता है, ठीक है, मटर के दाने जितना इसका आकार होता है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है जिसे हम मास्टर ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है। क्या होती है, अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और पाई कहाँ जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। ये किस बैक्टीरिया से पूछ लेता है कि टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया से होता है, तो सल्मोनेला एंटीरिका माने टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है, सल्मोनेला एंटीरिका टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है क्या, टाइफाइड रोग, ठीक है। और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, हमारी आंतें या फिर पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। हमारी जो आंतें होती हैं, टाइफाइड को आंतों का बुखार भी कहा जाता है। और यदि इसके लक्षण की बात करी जाए तो इसमें तेज बुखार आता है, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, उल्टी, दस्त, ये सभी क्या होते हैं आदि, जो बहुत सारे और भी लक्षण हैं, लेकिन जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें मैं आपको बता दिया हूँ। जैसे हमारे सिर दर्द हो गया, तेज बुखार हो गया, पेट दर्द है, उल्टी आना, दस्त आना, ये सभी इसके प्रमुख लक्षणों में माने जाते हैं। ये चीज़ याद रखें। श्वास छोड़ते समय ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जब हम श्वास छोड़ रहे होते हैं, रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन जो बाहर आती है ये 17%, थोड़ा सही नहीं लिखा है, यहाँ पर आप 16% कर लीजिए, ठीक है। कितनी, जब हम सांस छोड़ते हैं तो 16% सांस छोड़ते हैं, और जब ग्रहण करते हैं तो 21% सांस ग्रहण करते हैं, ठीक है। माने लेते कितनी हैं, 21%, और जब रिलीज करते हैं तो कितनी, 16%। और 5% जो कम पड़ जाती है वो हमारा शरीर जो है अपने इस्तेमाल में ले लेता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। फिर जो पूछ ले क्वेश्चन की वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन। और कितनी, 78% पाई जाती है लगभग में, ठीक है, लगभग में कितनी, 78% पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये होती है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है, तो ये होता है परामस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, ये परामस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि का केंद्र बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एक जो सामान्य मस्तिष्क होता है, ठीक है, एक सामान्य मस्तिष्क होता है उसका वजन पूछ लेता है तो 1350 ग्राम होता है, ठीक है, 1350 ग्राम होता है एक सामान्य माने जो मस्तिष्क होता है उसका वजन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मुख्य रूप से टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है मनुष्य की लार में, ठीक है। फिर जो लार होती है इसमें 99% जो होता है जल पाया जाता है, ठीक है, कितना जल पाया जाता है, कितना, 99%। और जो फ्रेंड्स लार ग्रंथियां पूछ लेता है कि हमारे शरीर में लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, तो वैसे पाई तो हज़ारों में जाती हैं, लेकिन जो मुख्य होती हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। जो लार ग्रंथियाँ होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। और पूछ लेता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये होती है पैरोटिड, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो पैरोटिड जो होती है ये वाली सबसे बड़ी होती है। और कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ मुख्य रूप से। और जो लार होती है, लार में पानी कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 99% लार में जल पाया जाता है। ये चीज़ भी याद रखिएगा आप। आगे देख लेते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो शरीर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। फिर जो हीमोग्लोबिन होता है इसी को हम रुधिर वणिका बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, HB बोलते हैं, ठीक है। रुधिर वणिका कहिए, HB कहिए, क्या लिख देते हैं, HB लिख देते हैं। और इसी को हम रुधिर वणिका हो गया, HB हो गया, और इसी को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है,
सी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जो हीमोग्लोबिन होता है लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है और पाया कहाँ जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है पूछ लेता है कि हमारे शरीर में इसका कार्य क्या होता है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर और विभिन्न माने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या होता है, ये होता है मतलब हीमोग्लोबिन का कार्य। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर और जो हमारा शरीर होता है, शरीर में विभिन्न कोशिकाएं होती हैं, वहाँ तक पहुँचाना। तो कुल मिलाकर एक सीधी लाइन में कहिए तो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है हमारे शरीर के अंदर कौन करता है, तो ये हीमोग्लोबिन ही करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, तो ये विटामिन ई होता है। ठीक है, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। फ्रेंड्स जो विटामिन ई होता है इसका जो रासायनिक नाम है क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल होता है। और इसकी कमी से विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स, इसकी कमी से हमारे शरीर में पूछ लेता है रोग कौन सा हो जाता है, तो हमारी जनन क्षमता है या फिर प्रजनन क्षमता कह लीजिए, हमारी जनन या प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, विटामिन हो गया, स्टेरॉइड विटामिन है, हार्मोन विटामिन है, तो सब ये किसके नाम है, विटामिन डी के नाम है। फ्रेंड्स पूछ लेता है कि विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी से 2 रोग हो जाते हैं। ठीक है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलासिया रोग। ठीक है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलासिया रोग। जो रिकेट्स रोग होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हो जाता है, उनकी हड्डियां कमजोर कर देता है, मुलायम कर देता है। ठीक है, यही रोग जब बड़े व्यक्ति होते हैं, वयस्क व्यक्ति में होता है, वयस्क व्यक्ति में होता है, तो उसको क्या करता है, उनकी भी हड्डियां कमज़ोर कर देता है, हड्डियां पतली कर देता है और ज़रा सा झटका लगता है तो टूट जाती हैं। तो बच्चों में जब वही रोग होता है तो उसे हम रिकेट्स नामक रोग नाम देते हैं। वही रोग जब वयस्क व्यक्ति में होता है तो उसे हम ऑस्टियोमलासिया नाम देते हैं। और किसकी कमी से, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से यह रोग हो जाता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, एनीमिया जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये B12 की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। ठीक है फ्रेंड्स, जो एनीमिया रोग होता है ये हमारे ब्लड से संबंधित विकार होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड से संबंधित एक रोग होता है, बीमारी होती है, इसी को हम रक्त अल्पता भी नाम देते हैं। ठीक है, रक्त अल्पता इसी को कहते हैं, माने एनीमिया को अन्य नाम से माने जाना जाता है, तो वो नाम होता है रक्त अल्पता। ठीक है, और ये रक्त का माने ब्लड जो होता है, ब्लड का विकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जो एनीमिया रोग होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में आरबीसी, ठीक है, आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन जो होता है, तो इसकी कमी हो जाती है। जब इसकी कमी हो जाती है, माने आरबीसी हो या फिर हीमोग्लोबिन हो, यदि इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है, ठीक है, ब्लड में जो ऑक्सीजन परिवहन करने या ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया या फिर रक्त अल्पता रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है आंतों में। जो हमारी आंत होती हैं, आंतों में क्या होता है कि जो प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये हमारी आंतों में होता है। ठीक है फ्रेंड, जो मैं छोटी आंत की बात करता हूँ, तो छोटी आंत की बात पूछ लेता है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 5 से 6 मीटर होती है। ठीक है, यदि 5 से 6 मीटर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको 5.5 मिल जाएगा। ठीक है, 5.5 मीटर मिल जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, जो ये छोटी आंत होती है, ठीक है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने, 3 भागों में बांटा जाता है, 2-3 भागों में। ठीक है, जो पहला होता है उसे हम डिडोनियम बोलते हैं, फिर जो दूसरा होता है उसे हम जिजोनियम बोलते हैं, जो तीसरा होता है उसे हम इलियम। ठीक है, तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, पहला डिडोनियम, जिजोनियम और इलियम। ठीक है, ये 3 इसके भाग होते हैं। और इसकी लंबाई की बात करी जाए तो कितनी होती है, तो लंबाई इसकी 5.5 मीटर होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। और फ्रेंड्स पूछ लेता है कि छोटी आंत का जो हमारा शरीर में कार्य होता है क्या होता है। ठीक है, तो छोटी आंत जो होती है वो जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, भोजन का पाचन माने भोजन का जो पाचन होता है उसको पूरा कर देती है। ठीक है, पूरा करके जो उसमें से पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, माने कहने का मतलब यही है कि भोजन का पूर्ण पाचन करके उसमें से माने जो उसमें से महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित कर लेना। जबकि जो बड़ी आंत होती है
बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य क्या होता है, जल का अवशोषण करना। ठीक है, बड़ी आंत का जल का अवशोषण करना। जो छोटी आंत होती है वो भोजन का पाचन करती है और उसमें से जो आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित कर लेती है, जबकि बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है। ये चीज़ याद रखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, नए प्रश्नों के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।